नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हाल ही में देश के 3 अहम चुनाव, 3 इंपॉर्टेंट असेंबली इलेक्शंस में क्या खेल हुआ और क्या वहां पर मैनिपुलेशन हुआ? जिस तरह से नतीजे आए, चौंकाने वाले नतीजे आए। मिसाल के तौर पर अगर पिछले बरस का आप मध्य प्रदेश का असेंबली इलेक्शन देखें, जहां लगातार कांग्रेस आगे थी, लेकिन जिस दिन मशीनें खुली तो कांग्रेस बहुत पीछे रह गई और बीजेपी बहुत आगे चली गई। इसी तरह से हरियाणा, जहां हरियाणा का जो इलेक्शन था उसमें जितने भी ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल है, गोदी मीडिया के, अखबारों के, सब में कांग्रेस जीत रही थी। मशीनें खुली, चमत्कार हुआ। जी हां, मशीनों ने चमत्कार कर दिया। जैसे आंधी जो थी मोदी जी की, वो सिर्फ मशीनों में ही कैद था। और अगर आप महाराष्ट्र का चुनाव देखें, उसके नतीजे देखें, जहां पर 5 महीने पहले बीजेपी की मट्टी पलीत हो गई, 9 सीट पर बीजेपी आ गई थी, बुरी तरह हारी थी। 5 महीने में मोदी और शाह ने जो काया पलट की, किसी को समझ में नहीं आया। किसी को समझ में नहीं आया कि जो सुनामी थी मोदी जी की, वो दिख क्यों नहीं रही थी, वो सिर्फ मशीनों को ही क्यों दिखी। और क्या मैं कहूं कि ये जो तीनों इलेक्शन हैं, जैसा कि एक्सपर्ट्स मानते हैं, वो भी मानने लगे, खासकर महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस भी मान रही है, शरद पवार भी मान रहे हैं, पहली बार बोले शरद पवार, उद्धव ठाकरे मान रहे हैं, और भी बहुत से नेता हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, कि कहीं ना कहीं रिगिंग लगती है। अब दोस्तों, पहली बार शरद पवार ने कहा, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम शरद पवार ने कहा कि मुझे तो शक होता है कि गड़बड़ हुआ है। राहुल गांधी भी पहली बार ईवीएम्स के अगेंस्ट सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि मशीनों का खेल, बिना इस मशीनों के खेल के ये नतीजे आ ही नहीं सकते थे। क्या ये जो विपक्ष जो चुनाव में मैदान में थी, क्या इनका जो आरोप है इसमें कोई दम है? खेल हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है, रिगिंग हुई है, क्या ऐसा कुछ हुआ है? आज मैंने एक जाने माने चुनावी एक्सपर्ट को बुलाया और उनसे मैंने पूछा कि क्या आपके पास कुछ तथ्य हैं, आपके पास कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, क्या आप हमें समझा सकते हैं, हमारे दोस्तों को, व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, जो किसी को समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये चुनाव पूरी तरह से रातों रात कैसे पलट गया। और योगेंद्र यादव जो पिछले 30-35 वर्षों से हर चुनाव को फॉलो कर रहे हैं, ये कुछ प्रमाण लेके आए, ये कुछ ऐसी बातें लेके आए, कुछ ऐसे लॉजिक्स लेके आए, तर्क लेके आए, जो मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए कि खेल क्या है। क्या खेल सिर्फ लाडली बहना का था, मुफ्त योजनाओं का था? क्या लिफाफे में जो पैसे जा रहे थे उससे ही चुनाव जीत लिया मोदी शाह ने? या इसके पीछे वजह कुछ और है? मैं ज्यादा आज नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप योगेंद्र यादव जी को सुने, उनकी रिसर्च को सुने, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों में दम है। व्हाट हैपेंड इन महाराष्ट्र, और क्या महाराष्ट्र मोदी जी एक नया मॉडल खड़ा करने जा रहे हैं, और क्या होना चाहिए इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए, इस तरह की गड़बड़ी को पकड़ने के लिए, इस फ्रॉड को पकड़ने के लिए। अगर ये फ्रॉड हो रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? आखिर तक सुनिए, बहुत ही आंखें खोलने वाला इंटरव्यू योगेंद्र यादव के साथ। योगेंद्र जी, आपका ये कहना है कि अगर आप पॉलिटिकल कॉमन सेंस लगाते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस की जो एनालिसिस करते हैं, दोनों ही अगर आप जो है वो पॉलिटिकल कॉमन सेंस और पॉलिटिकल साइंस दोनों का ही इस्तेमाल करने के बाद महाराष्ट्र के नतीजे हजम नहीं हो रहे हैं, महाराष्ट्र के नतीजे समझ नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा शक क्यों है? वाई यू आर सरप्राइज? आप महाराष्ट्र के नतीजों से इतने चौंके क्यों हैं? दीपक भाई, शुरुआत मैं करूं कि देखिए, चुनाव देखते हुए मुझे 35 साल हो गए और चुनाव चौंकाते हैं। चुनाव परिणामों का एक तरह से काम ही होता है लोगों को चौंकाना। बहुत चुनाव मैंने देखे हैं जिसमें चौंके हैं, मैं भी चौंका हूं। बहुत चुनाव ऐसे भी देखे हैं जहां जल्दी से भरोसा नहीं होता, ऐसे चुनाव देखे हैं जहां दिल टूटता है, गुस्सा आता है, ये सब होता है। लेकिन अंततः कुछ समय बाद आपको समझ आ जाता है कि भैया जनता ने ऐसे कहा है, जनता ने किया है। मुझे याद है 1985 का चुनाव, जब राजीव गांधी 400 से ज्यादा सीट जीत गए थे, तो शुरू अपोजिशन ने कहा था ये ऐसे हो ही नहीं सकता, लेकिन बाद में समझ आ गया कि भैया जनता ने वोट दिया है। इसी तरह से 2019 में जब मोदी जी की जिस तरह की विजय हुई, उसके बाद हमारे बहुत साथियों ने कहा ये तो सब ईवीएम के घोटाले की वजह से हुई।
है। और मुझे याद है मैंने तब भी कहा था, ना भैया ईवीएम का घोटाला नहीं है, अगर कोई रिगिंग हुई है तो यहाँ, और ये फोन के माध्यम से हुई है, ये मतलब ईवीएम की रिगिंग नहीं है। उस वजह से कई दोस्त नाराज भी हुए, और हमारे यहाँ जो सार्वजनिक बहस का जो तासीर होती है कि अगर मैं आपसे असहमत हूं तो मतलब आप पे आरोप लगाए बगैर तो छोड़ूंगा नहीं, असहमति को असहमति पे हम छोड़ते नहीं है। तो लोगों ने कहा देखो कहीं ना कहीं मोदी जी का एजेंट है, कह रहा है कि मोदी जी ईवीएम से नहीं जीते, जनता ने वोट दी है। तो पहली बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि चुनाव में हमें हैरान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। जनता हैरान करती है, और एक तरह से जनता जनार्दन की बड़ी बात, जनता का जनार्दन होना इस बात में ही है कि वो आप हम जैसे लोगों को हैरान कर सकते हैं। लेकिन दो चीजों में हमें अंतर करना चाहिए, एक जो हैरान करें, दूसरा जो अविश्वसनीय हो। वो जो है वो एक अलग कैटेगरी है। और ये महाराष्ट्र का चुनाव मुझे सिर्फ हैरान करने वाला नहीं लगता, अविश्वसनीय लगता है। हैरान करने की तो बड़ी सिंपल बात है। जब मैं चुनाव में गया, मैं कोई न्यूट्रल नहीं हूं, आपका कोई दर्शक इस बारे में दिग्भ्रमित न रहे, मैं खुद अपने मुंह से कह देता हूं, भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हम वहां महाविकास आघाड़ी का समर्थन करने गए थे। उस वक्त हमारे सभी साथियों की राय थी कि महाविकास आघाड़ी तो चुनाव में आगे है। लेकिन मुझे लगता है कि एक्टिविस्ट साथी कई बार अति उत्साह में रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसको अब डबल चेक करता हूं। जब मैंने न्यूट्रल लोगों से चेक किया, पत्रकारों से जिनकी बातों का मैं भरोसा करता हूं, विश्लेषकों से, उन्होंने कहा नहीं इतना सर्टेन नहीं है, मामला बड़ा क्लोज है ये चुनाव का। इन सारी बातों से मैंने अपने मन में निष्कर्ष निकाला कि जो चुनाव क्लोज होता है वो अमूमन बीजेपी के पक्ष में जाता है। तो मैंने एक तरह से मानसिक तैयारी कर ली थी कि नहीं, मतलब जैसी भी मेरी इच्छा हो, मेरे जो भी पूर्वाग्रह हो, तो ये महायुति यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी ये चुनाव जीत सकते हैं, ये संभव है। तो इसलिए जब चुनाव आया, परिणाम आया, शुरू में लगा कि महायुति आगे चल रही है, मुझे इतनी हैरानी नहीं। लेकिन जब अंतिम परिणाम आया उसमें इतनी चीजें हैं जो सिर्फ हैरान करने वाली नहीं, सामान्य हैरानी की सीमा के बाहर, असंभव है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हैरानी से ज्यादा और कहीं अविश्वसनीयता के दायरे में है। अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल। जी जी जी, कई चीजें, मतलब मैं आपको चार चीजें गिना। आपको भरोसा नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मतलब बार बार दिल कह रहा है, दिल मतलब दिल जो है, दिल और दिमाग दोनों भरोसा नहीं कर रहे इस नतीजे पे। जी, दिल को तो मना लेते हैं। देखिए इतने 35 सालों में चुनाव देखते देखते इतनी तो एक न्यूनतम समझ बन जाती है कि चुनाव के परिणाम आपके दिल माफिक नहीं आते। आप चाहें जो मर्जी चाहें, जनता अपने तरीके से वोट देती है, जनता बहुत बार आपका दिल तोड़ती है, ये सब सामान्य बातें हैं। तो दिल को तो अपने जेब में रख ही लेना चाहिए चुनाव देखते वक्त, तो मैं उसकी तो ज्यादा चिंता नहीं करता। ये बात दिमाग में भी नहीं बच रही है, मतलब जो विश्लेषण, जो कुछ सीखा है इतने सालों में चुनाव के बारे में। और चार चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, चारों में से कोई एक भी ऐसी नहीं है जो कि आज तक कभी ना हुई हो, लेकिन चारों जोड़ के आप देखें तो लगता है यार ये तो कुछ दाल में काला है। नंबर एक, बीजेपी और उसके सहयोगी 14% वोट से आगे, 3/4 सीट, 14% आगे। अब ये असंभव नहीं है, देश में ऐसे चुनाव हुए। लेकिन मुझे याद है दीपक जी, आपको शायद 77 का चुनाव याद ना होगा, मुझे तो याद है। 77 का चुनाव उत्तर भारत में बिल्कुल आंधी थे कि 14% से जीतना और 3/4 सीट लेना। जो लोग चुनाव में दिलचस्पी ना रखते हो, क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हो, उनके लिए बता दूं ये लगभग वैसे है कि जैसे आपको इनिंग्स डिफीट विद 220 रन, ऐसा कुछ हो जाए, वैसा वाला मामला है। तो ये जब होता है तो आपको सड़क पे दिखाई देता है, बच्चा बच्चा कहता है अरे अरे इस बार तो उनकी सरकार बन रही है। हर पत्रकार जानता है, हर ओपिनियन पोल कहता है। हाँ ये जरूर वो कहते हैं कि नहीं उतने बड़े मार्जिन से ना जीतेंगे, लेकिन जीत तो देखिए इस बार इन्हीं की होगी, ये बिल्कुल हवा में स्पष्ट होता है। ऐसा कुछ भी महाराष्ट्र में नहीं था। पत्रकार खुद कम से कम इतना देखने से, चुनाव देखने वाले जो लोग थे, दो राय के थे, कोई कहता था ये आ गया, कोई कहता था वो आ गया, नजदीकी का है, ये सब था। तो पहली बात तो ये है कि कितना बड़ा फासला था। नंबर 2,
महाराष्ट्र के चुनाव में बिल्कुल एक स्टैंडर्ड रीजनल पैटर्न होता है। महाराष्ट्र के चुनाव दरअसल कोई एक चुनाव नहीं होते, 6 अलग क्षेत्र हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे और कोंकण, 6 अलग क्षेत्र हैं। 6 अलग क्षेत्रों के 6 अलग रुझान होते हैं, जिसके आधार पे महाराष्ट्र का परिणाम आता है। खास तौर पे विधानसभा चुनाव परिणाम 6 अलग क्षेत्रों के अलग रुझान रखते हैं। बहुत समय बाद, शायद पहली बार, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता, यह है कि छहों के छहों एक दिशा, जैसे किसी ने थोड़ा सा हाथ लगा के कर दिया हो कि यहां डाउन है, चलो इसको थोड़ा सा अप कर देते हैं, ये पैटर्न खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के चुनाव में शहर और गांव में बहुत बड़ा फासला रहता है, वहां किस पार्टी को समर्थन। बीजेपी हमेशा शहरों में बहुत बड़ी लीड लेती है, गांव में बहुत पीछे रहती है। लोकसभा चुनाव तक यही हुआ है जी। इस बार अचानक वो फासला भी खत्म हो गया है। तो दूसरी बात यह है कि जो एस्टेब्लिश्ड नोन पैटर्न, जीत हार जिसकी भी हो, एक पैटर्न के हिसाब से होती थी, वो पैटर्न अचानक गायब हो गया। तीसरी बात ये कि 5 महीनों में अचानक इतना बड़ा उलटफेर हो गया है। लोकसभा चुनाव में जो महायुति की हार थी, सीटों की टर्म्स में तो खैर बहुत ही बड़ी थी, महायुति को खाली 17 सीट मिली और एमबीए को 30 सीट मिली। वोटों में फासला कम था, सिर्फ 1% का फासला था। वो 1% -1% से 5 महीनों के अंदर +14% पे आ गया। अब ये बहुत अनहोनी सी चीज है, असंभव नहीं है। भारत के इतिहास में 3-4 उदाहरण मैं बता सकता हूं आपको। 1985 में कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े के जमाने में हुआ था। आम आदमी पार्टी ने तो दोनों चुनाव में ऐसा किया है, 2015 में और 2020 में। और एक तरह से देखें तो जो हेमंत सोरेन की जीत, उसमें भी ये 14% का फासला कवर हुआ है इधर से उधर। लेकिन ये रोज रोज होने वाली घटना नहीं है। 5 महीने में इतना बड़ा उलटफेर होना बहुत कम होता है। तीसरी बात, चौथी और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये उलटफेर जो हुआ है, ये बहुत एक विचित्र दिशा में हुआ है। इससे पहले जब भी 4-5 महीनों, लोकसभा के 6 महीने के अंदर अचानक उलटफेर हुआ विधानसभा में, उसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न था कि एक राष्ट्रीय पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलता था और एक क्षेत्रीय पार्टी आती थी, कहती थी चलिए राष्ट्रीय में आपने जिसको मर्जी दिया, अब तो विधानसभा चुनाव है ना, अब तो मुझे वोट दे दो, वोट उसको मिल जाता था। यही बात झारखंड में इस बार हुई कि हेमंत सोरेन की पार्टी लोकसभा चुनाव में पीछे रह गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में आके उन्होंने कहा भाई अब तो विधानसभा है, झारखंड का चुनाव है ना, हमें वोट दो। समझ आती है बात। आम आदमी पार्टी ने यही फॉर्मूला 2015-2020 में किया। उन्होंने तो एक नारा सा भी चला दिया था कि केंद्र में मोदी और राज्य में दिल्ली में केजरीवाल, वो चलता था। और रामकृष्ण हेगड़े ने भी ठीक यही किया था 1985 में। उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने राजीव गांधी को वोट दे दिया, अब कर्नाटका में तुम राजीव गांधी के लोगों को चाहते हो या मुझे चाहते हो? जी। तो जनता ने कहा नहीं, हम आपको चाहते हैं, वो हो गया। यहां देखिए क्या विचित्र चीज है, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दल हार जाता है और विधानसभा चुनाव में उस राष्ट्रीय दल की डोमिनेंस वाला गठबंधन जीत जाता है। इसलिए मैंने इसे गुगली कहा है। गुगली क्या होती है? जिस बॉल को आप सोचते हैं कि लेग स्पिन करे, लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ जाएगी, वो बॉल अचानक मिडिल से लेग स्टंप की तरफ घूमना शुरू कर। तो न सिर्फ 6 महीने में बॉल घूमी, न सिर्फ तेजी से घूमी, बल्कि ठीक विपरीत दिशा में। इसका उदाहरण मुझे भारत के चुनावी इतिहास में कोई नजर नहीं आता है।